आ रहा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी। यहाँ आज अपन जैसा उस पे बोर्ड पे लिखा हुआ है उस पे देखेंगे। आज अपन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्स लॉ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि वीडियो पॉज करो और पॉज करके पहले बताओ कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या जानते हैं। इफ पॉसिबल नोट बना लेना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अपनों को क्या पता है कि दो टाइप का होता है, एक टाइप का होता है, चार टाइप का होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, क्या होता है वो सब पॉज करके बनाओ वीडियो। हो गया। चलो अब देखते हैं कि अपने को जितना पता है या फिर कूलम्स लॉ के बारे में भी पहले से सुना हुआ है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, उससे थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है, इस शॉर्ट वीडियो में आगे चेक करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसे कि अपने को मास के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया है। मास के बारे में क्या आइडिया है? थोड़ा थोड़ा कि जिस भी चीज में ऐसा बोलते हैं, इसका डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ मैटर, ऐसा। तो इसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च में, बहुत पहले से रिसर्च होता रहा है इसमें, और बहुत सारे रिसर्च में पता चला है कि जो अमाउंट ऑफ मैटर है मास के बारे में, इसमें तो इन डेप्थ रिसर्च है ही, पर साथ साथ में एक और चीज की, इसकी एक और प्रॉपर्टी डेवलप होती गई। उसको बोले बाद में जाके बोले उसको इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज अब ये कैसी प्रॉपर्टी है? तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी जैसे कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, जैसे क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, जैसे मेरी हाइट। मान लो मेरी हाइट कितनी है या मेरा वेट कितना है, ये मैं डायरेक्टली फिजिकली मेजर कर सकता हूं, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूं या मैं कितना गधा हूं, ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, जिसको डायरेक्टली फिजिकली मेजर नहीं कर सकते, उसका एक पैरामीटर दे सकते हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा, तो उसी को बोलते हैं इनटेंजिबल। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी बिल्कुल इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के जैसा है ना। तो ये किसका प्रॉपर्टी है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास ओनली। अच्छा, इसका मतलब कि चार्ज जो है वो मास की प्रॉपर्टी, मतलब बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, पर बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है। देखेंगे आगे, इसके थोड़े आगे में। ठीक है, तो चार्ज क्या हुआ? एक इनटेंजिबल प्रॉपर्टी हुआ, जो कि मास एग्जिस्ट करेगा तभी एग्जिस्ट कर सकता है, पर बिना मास के तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अच्छा, ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? इट कैन नॉट एग्जिस्ट without mass, but mass can exist without charge। ये हुआ, इसको बोलते हैं किस चीज की इनटेंजिबल प्रॉपर्टी? तो जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो है मास, और उसकी इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है चार्ज। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से लिख लिया होगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज अपने को पता है। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी होता है एडिटिव नेचर। कि पहले तो चार्ज कितने टाइप का होता है, पहले देख लेते हैं। चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। दो टाइप के चार्ज होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? एक का नाम है पॉजिटिव चार्ज और एक का नाम है नेगेटिव चार्ज। लेकिन मेरे को एक बार इसको वीडियो फिर से पॉज करना और सोचना, और इस वीडियो खत्म होने के बाद भी सोचते रहना कि दो टाइप के चार्ज का नाम ऐसे कैसे रख दिए। जैसे कि ऐसा नाम रखते हैं क्या, एक का नाम रखे प्रोटॉन, एक का नाम रखे इलेक्ट्रॉन, जो 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे अपन। तो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे नाम तो रखे हैं, पर नाम ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव मैथमेटिकल नाम कैसे हो गया किसी चीज का? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तक के तो ठीक है, और फिर हमने असाइन भी कर दिया कि बोले कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोलेंगे और प्रोटॉन को पॉजिटिव बोलेंगे। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका हमने असाइन किया इसको कि ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ऐसा हमने असाइन किया। अगर इसको शुरू में नेगेटिव बोल देते तो अभी ये नेगेटिव रहता शायद। ठीक है, फिर हमने एटम का मॉडल भी देखा है, बोर मॉडल भी देखा है, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये सब थोड़ा थोड़ा अपने को आइडिया हल्का फुल्का। मेरे बस ये क्वेश्चन है, ये सब लोग सोचेंगे, वीडियो के बाद भी सोचेंगे। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि इसका नाम ऐसे क्यों रखें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आज हमारा वो कंसर्न नहीं है, इसको सोचना कि नाम पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों रखें। तो आज दो क्वेश्चन पूछूंगा मैं, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों रखे ये सोचना है, और नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टी कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आया तो लाइक चार्जेस क्या करने लगे? लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट। मतलब कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल, और अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट। फिर से इसके साथ एकदम इसे बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव के जैसा एक और क्वेश्चन, जिसको सोचना चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, कोई उसमें फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। और सोच के अगले वीडियो तक आना, फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी इसके बारे में बात करेंगे कि लाइक चार्ज रिपेल क्यों करता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल नहीं करेगा या पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या दिक्कत है, क्यों करते हैं, इसको कैसे पता चल जाता है। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो इसके पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये इसको भगा देता है, तो इसको पता कैसे चलता है कि दूसरा पॉजिटिव आ गया इसके पास। इसको सोचेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करते हैं इस बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं जो आज का कंसर्न है अपना, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं चार्ज की। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे अपन एक बार और देख लेते हैं चार्ज कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब ऑब्वियसली इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। सारे स्केलर क्वांटिटीज को कैसे ऐड करते हैं, एल्जेब्रिक सम लेते हैं, एल्जेब्रिक सम। अगर माइनस है तो विथ साइन, प्लस है तो विथ साइन ऐड कर देंगे विथ नो डायरेक्शन, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, कूलम, कैपिटल सी लिखते हैं इसको ऐसा, ठीक, ऐसा यूनिट कूलम होता है और वो स्केलर क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है चार्ज, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट। चलो ठीक, तो किसी भी बॉडी में टोटल इंडिविजुअल चार्जेस Q1 होगा, किसी में -Q2 होगा, Q3 और पता नहीं कितने चार्ज हो सकते थे, अभी तो इतनी है। तो टोटल चार्ज इसका कितना होगा, Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेट चार्ज कितना होगा Q1 -Q2, क्यों, क्योंकि ये माइनस था तो उसको विथ साइन ही रखना बस, और कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं, फोर्स के जैसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड के जैसा नहीं है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन। चार्ज जैसा कि एनर्जी कंजर्वेशन होता है बिल्कुल वैसे ही चार्ज का भी कंजर्वेशन होता है। चार्ज का कंजर्वेशन मतलब चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, टोटल यूनिवर्स में जितना चार्ज बन गया उतना ही चार्ज बन गया बस। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिक थ्योरी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो चार्ज जितना बन गया है उतना ही है, चार्ज और नहीं क्रिएट हो सकता और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो किसी में भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ कैसे जाता है, ट्रांसफर से आता है, ट्रांसफर से, कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ। क्या ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ। कौन सा चार्ज ट्रांसफर हुआ, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ कि नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव हमने नाम दिया वही वाला नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही बस ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन। जब न्यूक्लियर फिजिक्स वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और इलेक्ट्रॉन को हमने नाम दिया है नेगेटिव चार्ज। तो जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उससे क्या निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा, तो वो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। किसी भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पॉजिटिव आ गया है, उसमें से नेगेटिव चला गया है इसलिए पॉजिटिव हो गया, और जिसमें गया है वो नेगेटिव, वो बॉडी कैसे हो जाएगा नेगेटिव, मतलब जो बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत जोरदार बात और है कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, कि कोई बॉडी में चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, उसमें चार्ज ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चार्ज तो होगा ही होगा, क्योंकि वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, चार्ज तो होगा ही, पर नहीं, नो चार्ज नहीं, बैलेंस्ड चार्ज होगा। बैलेंस चार्ज का क्या मतलब होता है, बैलेंस चार्ज का क्या मतलब होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, इसलिए अभी नेट चार्ज मेरे को न्यूट्रल दिख रहा है, मतलब जीरो दिख रहा है। इसका मतलब चार्ज ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, इसका मतलब बैलेंस्ड है चार्ज। अच्छा, इसी बैलेंस चार्ज से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन घुसा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाएंगे कहाँ से, दूसरे बॉडी से, पर क्रिएट नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाते हैं फिर, चलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये मेरा फेवरेट प्रॉपर्टी है चार्ज का, क्योंकि अभी तक के ज्ञान का बात तो बहुत हो गया कि इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा सब ज्ञान का बात बहुत हो गया। लेकिन अपने को एक आइडिया नहीं लगा अभी तक के कि कितना चार्ज कितना हो सकता है, क्वांटिफिकेशन नहीं आया अभी तक के। जैसे क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज होगा, जैसे ही क्वांटिफाई होगा चार्ज, तब अपने को आइडिया लगेगा क्या चीज का, कि कितना हो सकता है किसी बॉडी में चार्ज। तो पता चला बहुत सारा रिसर्च करके और बहुत सारी चीजें करके पता चला। कैसे पता चला वो भी आगे के मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर्स में हम लोग देख सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है, ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट्स। डिस्क्रीट पैकेट्स में बस एक एक इतने 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 इतने, या तो इतना हो सकता है, या इतना हो सकता है, या इतना हो सकता है, और वो ही है डिस्क्रीट पैकेट ही है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज। या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, या एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, या 10 प्रोटॉन, या 10 इलेक्ट्रॉन, या 100 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कभी कि किसी बॉडी से 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ऐसे नहीं हो सकता है कभी। 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं ट्रांसफर हो सकते। तो एक बॉडी में कितना चार्ज आ सकता है,
तो वो चार्ज आ सकता है n इंटू ई, वेयर n इज इंटीजर। तो क्या बोला इसमें कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट एंड कैन ओनली बी इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, वो दोनों एलिमेंट्री चार्ज है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10 टू द पावर -19 बट विद अ नेगेटिव साइन, ये हम लोग असाइन किए इसको। और प्रोटॉन में चार्ज उतना ही प्लस, तो या तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। कितना, n इलेक्ट्रॉन्स, n हमेशा n इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n इज इंटीजर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या आ सकता है, या 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या फिर 100 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर 2.5 1.5 9.6 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, फ्रैक्शन में नहीं आ नहीं सकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा होगा ये। अब इससे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे देखो ये क्वेश्चन में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिबल चार्ज। फिजिबल चार्ज का मतलब क्या है कि कौन सा पॉसिबल चार्ज है, मतलब कौन सा सही चार्ज है किसी बॉडी में, इनमें से चारों में से कौन सा चार्ज हो सकता है। मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट हो सकता है, चारों सही हो सकता है कोई एक सही हो, मेरे को नहीं पता अभी। तो इसमें से चारों में से कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं, कौन सा बात झूठ बोल रहे हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ऐसा, और कौन से ऑप्शन सही है, ये चेक करके देखना। चलो चेक करके देखते हैं। तो कैसे चेक करके देखते हैं, मेरे को ये बात पता है कि किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज Ne के बराबर हो सकता है भाई, या प्लस होगा या माइनस, अभी सभी प्लस है तो मैं प्लस ही लिख दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, प्लस Ne, E क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके ही चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें चेक करके देखेंगे कि कौन से में n जो है वो इंटीजर आ रहा है और कौन से में n जो है वो फ्रैक्शन आ रहा है। जिसमें फ्रैक्शन आ गया भाई वो गलत, वो नॉन फिजिबल, जिसमें n आ गया इंटीजर वो फिजिबल। चेक करके देखते हैं। तो q की वैल्यू दिया है फर्स्ट वाले में 5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये q दिया हुआ है इक्वल टू n इंटू e का 1.6 10 टू द पावर -19। ठीक है, अब देखो इसमें n जो है, अब बताओ यहां से देख के बता सकते हैं क्या कि n इंटीजर आएगा कि नहीं है। चलो चेक करके देखते हैं। तो 5/1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 और इंटू 10 टू द पावर -19। अब देखो इसमें तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मैं सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हूं 10 के पावर में। अगर 10 का पावर पॉजिटिव आ जाता है, ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, अगर 10 का पावर पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब क्या होगा कि डेसिमल जहां भी लगे उसके उतने जीरोस के बाद में उतना डेसिमल पॉइंट खसक जाएगा आगे। तो ये क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 10 का पावर 16, मतलब इसमें जो भी फ्रैक्शन आएगा उसका 0.16 जीरोस और आगे चला जाएगा। अच्छा, मतलब ये तो इंटीजर है। ठीक है, चेक करके देखते हैं। अब चौथा ऑप्शन चेक करके देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन 1.6, क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई, Q इक्वल टू Ne, Q दिया हुआ है 16 इंटू 10 टू द पावर -24 इक्वल टू n कैलकुलेट करके देखना है। n अगर इंटीजर आया तो सही, नहीं तो गलत। Ne की जगह क्या रखेंगे 1.6 10 टू द पावर -19। अभी फिर से मैं इसमें n में इंटरेस्टेड हूँ कितना, तो ये हो जाएगा कितना 16 इंटू 10 टू द पावर -24 बाई 1.6 10 टू द पावर -19। तो इसको कैंसिल करेंगे कितना होगा 10। अभी देखो 10 तो इधर आ गया और 10 का पावर ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 10 टू द पावर ऊपर जाएगा तो कितना -5। अरे ये कैसा है, ये क्या है 10 टू द पावर -5, मतलब इधर 0.0001। तो ये कैसा हो गया फ्रैक्शन, मतलब ये कैसा है, ये पॉसिबल नहीं। सिमिलरली ऑप्शन बी और सी चेक करके देखना है। ये म्यू लिखा रहता है, इसका मतलब होता है माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। ठीक है, और ये 2 कूलम। तो ये दोनों चेक करके देखें और चेक करके बताओ कि इसमें कितना आ रहा है। पॉज करो, अभी सॉल्व करना है और चेक करके देखना है। हो गया, आंसर है ओनली डी, मतलब डी बस पॉसिबल नहीं है, बाकी तीनों फिजिबल चार्ज है, मतलब तीनों पॉसिबल है। ठीक, आगे देखते हैं कूलम्स लॉ। अभी पता चल गया चार्ज के बारे में। अब 2 चार्ज क्या है, फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, और फोर्स लगाते हैं तो एक सेकंड पॉज करना था। अब इसके आगे देखते हैं अपन चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है। फोर्स जो आज का कोर टॉपिक है अपना, फोर्स कितना लगता है, फोर्स लगता है उसके लिए आया है क्या, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो कि चार्ज का यूनिट भी है कूलम, उसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट रखा गया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बोलता है कि जो भी फोर्स है
दोनों चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा। कैसे भाई, एक ठोक नेगेटिव होगा Q1, एक का नाम Q2 रख देते हैं। अब अगर ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ तो अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों पॉजिटिव हुआ तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव हुआ तो रिपेल करेंगे। क्यों करना है, सोचना है बोला हूं मैं, ठीक है, सोच के बताना। ठीक है, तो बोला है कि जो लॉ है वो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा याद आ जाएगा अपने को थोड़ा थोड़ा, कि इसका जो लॉ है वो कैसा है, इट अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो देख सकते हैं F इक्वल प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, जैसा 11th क्लास के ग्रेविटेशन में होता था, F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 1 by R स्क्वायर, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्या, बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, बिल्कुल ही कूलम्स लॉ जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जैसा है। के कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे डिटेल में परमिटिविटी क्या होता है। उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अभी कूलम फोर्स में आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन फोर्स अभी की क्लास के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसका वेक्टर फॉर्म चेक करते हैं कूलम्स लॉ का, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या है, एक Q1 है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है। फोर्स तो अपन समझ गए कि फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ ना, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, अभी फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो तो नहीं पता, तो डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, तो क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, वेक्टर F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसमें कौन वेक्टर है, इसमें R ही तो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, दोनों के बीच का गैप R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते। ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, ऐसा ग्रेविटेशन और बाकी चीजों में भी अपन देख चुके हैं कि फोर्स अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटी के नीचे यहाँ वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो जुगाड़ ऐसा है कि भाई मेरे को वेक्टर फॉर्म में तो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार Q1 Q2 कर देते हैं और बाय यहाँ पे एक वेक्टर R मल्टीप्लाई करता हूँ और वेक्टर R का मॉड का क्यूब कर देता हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ, ये वेक्टर R का मैग्नीट्यूड ले लिया तो अब तो मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन एक आर, ये ऊपर में एक आर एक्स्ट्रा आ रहा है तो नीचे भी एक आर का मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया। तो या तो ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, या तो ऐसा लिख सकते हैं कि K Q1 Q2 बाई वेक्टर R के मॉड का स्क्वायर इनटू R कैप। R कैप क्या होता है, वेक्टर R बाई वेक्टर R का। आई होप ये वाला तो पता होगा, ये सब 11th क्लास का बेसिक्स है। तो ऐसे करके वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे R कैप क्या है, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट्स क्या क्या है, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। मतलब कि अगर ये Q1 Q2 चार्ज है, ये Q1 Q2 चार्ज है, तो ये दोनों में अगर रिपल्शन हो रहा होगा तो इधर इधर, या अट्रैक्शन हो रहा होगा तो इधर इधर, अगर एक नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इधर इधर भाग रहे या इधर इधर भाग रहे या ऐसे 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 पास आ रहे या ऐसे करके मिल रहे, ऐसे कभी नहीं। ओनली एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ठीक है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, अपन देख चुके हैं पहले भी, जैसा ग्रेविटेशन है बिल्कुल वैसा ही फॉलो, तो वैसा ही करता है। ठीक है, इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि अगर एक चार्ज पे एक इधर से फोर्स, इधर से फोर्स, इधर से फोर्स, मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो वो कैसा होगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, एफ नेट जो होगा वो वेक्टर सम होगा सभी फोर्सेस का, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। और एक बहुत जोरदार बात और है कि अगर एक चार्ज रखा हुआ है ऐसे, तो किसी एक चार्ज पे ये भी फोर्स लगा रहा होगा, ये भी फोर्स लगा रहा होगा, बट इन दोनों का फोर्स अगर F है तो ये चार्ज नहीं होता, तब F था, और ये चार्ज आ गया तो तब भी F ही है। हाँ, नेट फोर्स भले से इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि अब ये चार्ज भी फोर्स लगाता होगा तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो नेट फोर्स होगा। पर इन दोनों जो आपस में फोर्स लगा रहे थे वो थर्ड चार्ज के आ जाने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन देख लेंगे, और ये है एक क्लास प्रॉपर्टीज के, इट इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स मतलब क्या होता है कि अगर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और दोनों के बीच डिस्टेंस R है, तो फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा, ये कौन सा फोर्स है, ये बड़ा वाला, अगर ये चार्ज ज्यादा है, बड़ा है, और ये चार्ज छोटा है, मान लो ये 2 कूलम है और ये 0.5 कूलम। अब बताओ, बड़ा वाला चार्ज छोटे वाले पे ज्यादा फोर्स लगाएगा कि छोटा वाला चार्ज बड़े पे ज्यादा फोर्स लगाएगा? अरे दोनों एक दूसरे पे सेम ही फोर्स लगाएंगे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाते हैं, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फोर्स। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विद माइनस साइन, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट। ये इसको खींच रहा है तो ये भी इसको खींच रहा है, ये धक्का दे रहा है तो ये धक्का दे रहा है,
इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इक्वल फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड हमेशा। कौन चार्ज छोटा है कौन चार्ज बड़ा है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ इससे। ठीक है, इसमें क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अगर Q1 Q2 चार्ज था, दोनों के बीच डिस्टेंस r था, तो पहले फोर्स कितना था F K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये पुराना फोर्स। अब बोल रहा है क्या कि अगर द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिए लेकिन डिस्टेंस को आधा भी कर दिए, तो अब क्या बोल रहा है कि Q1 का नाम हो गया है 2Q1 और Q2 का नाम हो गया 2। अच्छा, तो चार्ज को डबल कर दिया और डिस्टेंस को आधा कर दिए। अब बताओ नया फोर्स कितना होगा, तो नया फोर्स का नाम F डैश हो जाएगा। पहले फोर्स का नाम क्या था F, जो कि K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी R को आधा कर दिया, दोनों चार्ज को डबल कर दिया, अब नया फोर्स F डैश हो गया, जिसका नाम क्या होगा K Q1 की जगह 2Q1 और Q2 की जगह 2Q2 बाई R की जगह R बाई 2 का होल स्क्वायर। तो नया जो F डैश आएगा वो कितना आएगा 16K, R बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर जाके 4 4 16K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इससे क्या पता चला जो F डैश है वो 16 टाइम्स ऑफ F है, तो 16 गुना बढ़ गया। ऐसे करके अपन बेसिक कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं, बहुत पुराने टाइम पे नीट में आते थे ऐसे क्वेश्चन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें है, अगर एक चार्ज यहाँ पे है Q और एक चार्ज यहाँ पे है Q, दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आइडेंटिकल चार्ज का मतलब होता है दोनों सेम है और दोनों के बीच डिस्टेंस r है, तो नहीं दिया है तो r एज्यूम कर सकते हैं। F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये पहले फोर्स था। अब क्या बोला है कि 25% चार्ज किसी एक बॉडी से उठा के किसी दूसरे बॉडी में डाल दिए, अब नया फोर्स कितना होगा। तो चलो पहले देख लेते हैं क्या कंडीशन। तो एक से उठा के इसमें से 25% चार्ज उठा लिए और इसमें डाल दिए, तो इसके पास कितना बचा, 25% का मतलब 1/4, तो इसमें से Q में से Q/4 निकाल लिया, तो इसके पास कितना बचा 3Q/4, और जो Q/4 को निकाला हूं उस Q/4 को इसमें डाल दिया। पहले से इसके पास कितना था Q, और अब कितना हो गया Q प्लस Q/4, मतलब कितना हो गया 5Q/4। ठीक, तो अब और डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस को कुछ चेंज नहीं करना है बोले, तो अब नया फोर्स कितना हो जाएगा F डैश, बोलो कितना K Q1 की जगह 3Q/4 5Q/4 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करना और देखना और कंपेयर करके मेरे को बताना, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, देखना कंपेयर करके मेरे को बताना है कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनमें से कौन सा फोर्स ज्यादा है और कौन सा फोर्स कम है। इसी के साथ साथ में सिमिलर क्वेश्चन में जहां 25% है 10% 50%, ये दोनों करके भी फिर से वापस सॉल्व करना है और देखना कि कौन से केस में, फर्स्ट केस में ज्यादा होता है कि चार्ज ट्रांसफर करने के बाद के केस में ज्यादा होता है, चाहे 10% हो चाहे 50% हो, कितने में ज्यादा होता है, पॉज करके सॉल्व करना है अभी। ठीक, आगे देखते हैं। अभी नेट फोर्स निकालने वाला क्वेश्चन है। नेट फोर्स निकालने का कैसा कहानी है, नेट फोर्स निकालने का ऐसा है कि बोला है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। अब देखो इसमें लगेगा भाई कूलम्स लॉ के सारे प्रॉपर्टी कि म्यूचुअल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है और सुपरपोजिशन फॉलो करता है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर नियर बाई चार्जेस। तो अभी देखो इसमें क्या है, ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट पे तीन आइडेंटिकल चार्ज रखे, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड क्यू है, तो मेरे को सी पे जो रखा है ना उस पे निकालना है फोर्स। ठीक है भाई, निकालते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये वाला चार्ज इस पे अलोंग द लाइन, इससे मतलब है क्या, नहीं। जब एक चार्ज का फोर्स देख रहे हैं दूसरे चार्ज पे तो तीसरे से कोई मतलब नहीं है, जब इसका इस पे देखेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे मेरे को किस पे निकालना है, सी पे, तो सी पे रखना पेन। अब पेन रख के देखना है ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला इसको इधर ऐसे धक्का दे रहा होगा, ऐसे F1 फोर्स से, और ये इसको ऐसे F2 फोर्स से धक्का दे रहा होगा। क्या F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है? यस, क्यों? क्योंकि दोनों के चार्जेस सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, और ये एंगल होगा 60 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। 60 डिग्री, सभी साइड्स बराबर है तो 60 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, एफ नेट कितना आ जाएगा, दोनों फोर्स एफ और एफ है तो रिजल्टेंट कितना होता है √3f। अगर ऐसा नहीं पता डायरेक्ट तो वेक्टर चैप्टर 11 क्लास में देखना, ये वाला देखना, 60 डिग्री होते हैं, दोनों फोर्सेस बराबर है, √3f होता है फॉर्मूला। तो √3f की जगह क्या होगा, k q1 q2 q और q बाई आर स्क्वायर, इन नेट फोर्स। अच्छा, सिमिलरली इसमें देख सकते हैं, तो इसमें कौन सा, ये पॉइंट ए बी सी डी, बताओ सी पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो ये वाला लगा रहा है इस पे इधर, ये वाला लगा रहा है इस पे इधर, बस। नहीं, और ये वाला भी इस पे इधर लगा है। क्या तीनों फोर्स बराबर है इस बार? नहीं, इसका और इसका तो बराबर है पर इसका नहीं, क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है। अच्छा, कितना है इसका डिस्टेंस? इसका डिस्टेंस है √2r, क्योंकि ये स्क्वायर का डायगोनल है
अच्छा, तो ये वाला फोर्स का नाम F1, तो इसका भी नाम F1 लेकिन इसका नाम F2। तो अब अपने को दिख रहा है कि F1 और F1 का रिजल्टेंट इधर आएगा और F2 तो पहले से इधर है। तो नेट फोर्स कितना आने वाला है? मैं तो बोलता हूँ नेट फोर्स ये आने वाला है कि F1 और F1 90 डिग्री पे है, तो उनका रिजल्टेंट होगा कितना, √2 F1 और प्लस F2, ये होगा रिजल्टेंट। वैल्यूज लिखना है। F1 मैं सिर्फ एक वैल्यू बता रहा हूँ, दूसरा तुम लोग बताना। F1 कितना होगा, KQ²/R² और F2 कितना होगा, KQ², KQ1 Q2/R², नहीं, √2R का होल स्क्वायर। ये दोनों में वैल्यूज रखना है, सॉल्व करना है, फाइनल आंसर लाना है। बहुत सिंपल। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। पॉज करना है। कितना टाइम हो गया? ठीक, यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में, बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, खाली इसमें सी में जो सी पे चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स बताना है। अच्छा, अरे लेकिन इसमें तो यहाँ तो आइडेंटिकल है, पर ये तो अलग चार्ज है जो सी पे सेंटर पे रखा हुआ है। देखते हैं फिर कैसे होता है। तो क्या करना है, जिसपे फोर्स निकालना है, अभी तक क्या कर रहे थे, बिल्कुल सिमिलर। जिसपे फोर्स निकालना है वहां पे पेन, और ये वाला इस पे कितना लगाएगा, ये वाला कितना लगाएगा, ये वाला कितना लगाएगा, किधर लगाएगा, और सारे का रिजल्टेंट कैसा रिजल्टेंट, कैसा रिजल्टेंट, वेक्टर सम सबका, क्योंकि सभी क्या है, फोर्स है। तो ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। हाँ, अब क्या क्या काम आएगा बोलो, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है, बाकी सबसे नहीं फर्क पड़ता है। तो जब इसका देख रहे हैं तो ये क्यू दोनों पॉजिटिव है, इसलिए रिपल्शन तो इधर लगेगा। ठीक है, इसका नाम F1 रख देते हैं। अच्छा, इसकी वजह से किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसका नाम F2 रख देते हैं। और इसके कारण किधर लगेगा, इधर, जिसका नाम F3। इसके वजह से किधर लगेगा, ऐसे, जिसका नाम F4। मेरे को बताना क्या F1, F2, F3 और F4 ये चारों फोर्सेस इधर डायरेक्शन में, समझ गए, मैग्नीट्यूड सबका सेम है क्या? मैग्नीट्यूड कब सेम होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या है, KQ1 Q2/R²। अगर सबका Q सेम है और सबका R सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। इन दोनों का क्या है, K स्मॉल q कैपिटल Q बाई ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा, R/√2 का होल स्क्वायर, R/√2, क्योंकि ये कितना होगा, अगर ये R है साइड तो पूरा कितना होता है, √2R, आधा कितना होता है, R/√2। ठीक है, तो इतना, इसका भी डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस, इसका भी, सारे का डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का, सभी चार्जेस का पेयर सेम है, तो फिर फोर्स भी सेम होगा। तो पता चल गया कि ये चारों फोर्स ऐसे हैं। अच्छा, मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, 0। कैसे, ये वाले को ये वाला मार दिया, ये वाले को ये वाला मार दिया, नेट खत्म हो गया। इस पे कितना आएगा, फोर्स 0। यहाँ पे कोई भी चार्ज होता तो उस पर फोर्स 0 आता क्या? यस। चाहे नेगेटिव होता तो भी 0 आता क्या? हाँ, नेगेटिव में अट्रैक्शन होता लेकिन 0 आता। मतलब कि अगर यहाँ चारों कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल चार्ज रखे हैं और सेंटर पे फोर्स निकालना है तो 0 ही आता है। अच्छा, हेक्सागोन में देखेंगे, सेम हेक्सागोन है, सभी साइड्स R है, और इसमें दिया हुआ है कि ये जो सेंटर पे चार्ज है Q, इन सभी लोग मिलके उस पर कितना लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये बात समझ आ गया है तो ये बात तो ऐसे ही समझ में आ गया। कैसे कि यहाँ से ये वाला फोर्स इधर, 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 ये इधर, ऐसे 6 फोर्स बनेंगे और सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या, और डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। हर फोर्स के ऑपोजिट कोई ना कोई है, हर फोर्स के ऑपोजिट कोई ना कोई है, और इक्वल और ऑपोजिट है, क्योंकि ये क्यू तो फिर ये क्यू और ये क्यू, ये क्यू और ये क्यू सब सेम है, और सबका डिस्टेंस भी सेम। सबका डिस्टेंस कितना होगा, R। कैसे सबका डिस्टेंस R होगा, कैसे सबका डिस्टेंस R होगा, कि सबका डिस्टेंस R इसलिए होगा क्योंकि इसमें रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना होता है। ठीक है, तो नेट फोर्स यहाँ पे सेंटर में कितना हो जाएगा, 0। तो इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि अपन ऐसे लिख दूं क्या, कि इफ आइडेंटिकल चार्जेस आर प्रेजेंट एट वर्टाइसेस of a regular polygon, तो फोर्स ऑन चार्ज एट सेंटर इज ऑलवेज 0। पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर हो गया, हेक्सागोन, पेंटागन, कोई भी पॉलीगॉन के ट्राइंगल, किसी के भी अगर रेगुलर है, मतलब सारे साइड बराबर है और सबके सेंटर पे रखा हुआ है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, चार्ज 0 हो जाएगा। इसका एक बेस्ट क्वेश्चन, इस फॉर्म का सबसे अच्छा क्वेश्चन एक देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो होगा आज का वो ये है। वीडियो पॉज करके सोच के बनाना है, पहले सुन लो क्या चीज है। ये यहाँ पे क्यों रखा है, यहाँ क्यों रखा है, यहाँ क्यों रखा है, सारे स्मॉल क्यों रखे हुए, पर यहाँ कुछ नहीं रखा है, ये जगह खाली है, और एक स्मॉल क्यू यहाँ पे रखा है सेंटर।
अब बताओ इस सेंटर वाले चार्ज पे सी वाले पॉइंट पे, और सबसे ऐसा ऐसा डिस्टेंस आर दिया हुआ है, पेंटागन है, इसमें सेंटर वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। वीडियो पॉज करके बनाना है, 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, सोच के बनाना है आराम से। चलो देखते हैं। अभी क्या है कि इस चार्ज पे मेरे फोर्स निकालना है, तो अगर मैं इसकी वजह से इसके अगर यहाँ होता तो फिर जीरो हो जाता, लेकिन वहां नहीं है ना, तब तो जीरो नहीं होगा। तो इसके सबकी वजह से निकालते रहेंगे, सबकी वजह से निकालते रहेंगे, रिजल्टेंट ही नहीं निकाल पाएंगे कभी। तो इसको बढ़िया दूसरे तरीके से सोचते हैं। तो इसका सोचने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पे चार्ज होता, अभी नहीं है, अगर यहाँ पे भी क्यू होता, यहाँ पे भी क्यू होता, तो इस पे नेट फोर्स कितना होता, जीरो। क्यों? क्योंकि ये तो रेगुलर पॉलीगॉन बन जाता और सभी साइड से आर 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 सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते और इस पे कितना हो जाता, फोर्स जीरो। लेकिन अभी नहीं है, यहाँ पे चार्ज नहीं है। अच्छा, मतलब अगर चार्ज होता तो जीरो हो जाता। इसका मतलब मैं ऐसे बोलूं क्या, ये चारों मिलके जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, उसके इक्वल और ऑपोजिट ये लगाता होगा, तभी तो ये इसके रहने से जीरो हो जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है तो ये चारों मिलके जो लगा रहे हैं वो चारों का कैलकुलेट मत करो, उतना कहां इधर उधर फोर्स करेंगे, सिर्फ इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिर्फ इसका जो भी वैल्यू होगी वो इसके इक्वल और ऑपोजिट होगी। आई होप समझ में आ गया। तो इसकी वजह से कितना होगा, ये दोनों डिस्टेंस कितना है, आर, तो कितना हो गया के Q1 Q2 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स हो गया। ये अगर ये यहाँ होता तो लगाता, तो चारों मिलके किधर लगा रहे होंगे, ये नहीं है तो इसके ऑपोजिट लगा रहे होंगे। तो कितना होगा इसका आंसर, अलोंग फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोंग CF, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पहले जेई वगैरह के एग्जाम्स में आ चुके हैं, नीट में भी सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, पर ये बेस्ट क्वेश्चन था तो अपन इसका एग्जाम पर ले लिए। तो आज अपन बहुत सारा चीज इसमें से सीख चुके हैं इस कॉन्सेप्ट से, और जो मैं कुछ सोचने के लिए बोला हूँ और जो उसके लिए बोला हूँ उसको सोचना, अपन उसको कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।